यह घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की 25 जून 2024 को देहरादून की एक लोकेलिटी पटेल नगर बड़ोपुर यहाँ के एक गंदे सूखे नाले में दो लोगों की लाश मिलने की खबर फैलती। जैसे ही आसपास के लोगों की उस लाश पर नज़र पड़ती तो वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम मौके पर वहाँ पर पहुँचती है और मौके का मुआयना करती है। शुरुआत में जब पुलिस का ऑफिसर उस नाले में उतरता है तो देखता है कि अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई और उसी के साथ एक 6 महीने की बच्ची की भी लाश पड़ी हुई। जैसे ही ये खबर आसपास के इलाकों में गर्दिश करती है तो वहाँ पर सनसनी फैल जाती है। पुलिस की टीम बॉडीज़ को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस इस मामले को कत्ल के मामले के तहत दर्ज करती है। कत्ल का मामला इसलिए था क्योंकि ये इत्तेफाक या एक्सीडेंट नहीं हो सकता कि एक साथ एक गंदे नाले में दो लाश पड़ी हो जिसमें एक 6 महीने की बच्ची भी हो। पुलिस की टीम अब इस मामले की तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के लिए पुलिस को सबसे पहले इन दोनों की पहचान निकालनी थी। तो इसलिए पुलिस आसपास के तमाम इलाकों में ये खबर फैलाती है और कोई भी इस तरीके की गुमशुदगी के मामले अगर उनके थाने में दर्ज तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, पुलिस को तमाम थानों से ये खबर मिलती है कि कोई भी इस तरीके का मामला उनके थाने में नहीं दर्ज है। पुलिस की टीम अभी इस मामले में तफ्तीश कर ही रही थी। इसी बीच पुलिस को दूसरे दिन एक और खबर मिलती। अब वो खबर ये थी कि उसी इलाके के उसी नाले में जहाँ पर ये पहली लाश मिली थी उससे 10 फीट की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती और जब पुलिस का ऑफिसर नाले में उतरता है तो देखता है कि एक 15 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस उसे भी अपने कब्जे में लेती और पोस्टमार्टम के लिए भेजती और इन दोनों मामलों को जोड़ कर देखती। उसके पीछे का कारण ये था कि पुलिस के मुताबिक ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक दिन पहले उसी नाले से दो लाश मिले और दूसरे दिन सिर्फ 10 फीट की दूरी पर एक तीसरी लाश मिल जाए। कोई है जो इनका कत्ल कर रहा है और कत्ल करने के बाद वो एक एक कर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। पुलिस कत्ल के मामले के तहत इसकी तफ्तीश और आगे बढ़ाती और साथ ही ये सिर्फ आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश यानी उत्तराखंड के अलग अलग थानों में ये खबर पहुंचाती है। और कोई भी उनके यहाँ इस तरीके के गुमशुदगी के मामले अगर दर्ज हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस को नाकामी हाथ लगती है क्योंकि पूरे उत्तराखंड के लेवल पर कोई भी हाल में इस तरीके के मामले दर्ज नहीं थे। पुलिस की टीम अब एक फ़ैसला करती है। वो फैसला ये होता है कि पुलिस अब सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से सटे जितने भी प्रदेश हैं उसके करीब के जितने भी ज़िला हैं उन सारे ज़िले के पुलिस स्टेशन में हर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट को चेक करेंगे जो हाल में दर्ज की गई हो और जो इस बॉडीज़ से मैच करती। पुलिस सबसे पहले करीब के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये 3 ज़िले को चुनती है और यहाँ के तमाम थानों में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाती और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है कि कोई भी इस तरीके की गुमशुदगी के मामले अगर उनके थाने में दर्ज हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि उनके यहाँ कोई भी इस तरीके के मामले नहीं दर्ज है। लेकिन बिजनौर में 2 इस तरीके के मामले दर्ज किए गए थे जो हाल ही में दर्ज किए गए थे और जिसमें एक साथ 3 लोगों की गुमशुदगी के मामले थे और ये 2 मामले थे जिसमें पुलिस उस लाश से मैच करती कि इनमें कौन सा इस लाश से मैच कर रहा है मामला जिसमें एक 6 महीने की बच्ची हो और साथ ही एक 15 साल की बच्ची और एक महिला हो जिसकी उम्र 25 से 30 साल के आसपास हो। पुलिस जब उस मामले को देखती तो उसमें एक जो गुमशुदगी का मामला था वो इन बॉडीज से मैच कर रहा था। पुलिस की टीम अभी यहाँ पर तफ्तीश कर ही रही थी। इसके अलावा पुलिस की एक टीम जहाँ पर ये लाश मिली थी उसके आसपास के तमाम इलाकों में छानबीन करती और जितने भी एविडेंस हो सकते थे उसे कलेक्ट करने की कोशिश करती। इसी बीच पुलिस को वहाँ से करीब जहाँ पर ये नाला था उससे करीब ही कुछ फैक्ट्रियाँ थी। उनमें एक फैक्ट्री के गेट के सामने एक बस का टिकट मिलता है। पुलिस जब उस टिकट को देखती है गौर से तो वो टिकट बिजनौर से उत्तराखंड के लिए था यानी बिजनौर से देहरादून का। पुलिस की टीम को जैसे ही वो टिकट मिलता है पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती और साथ ही आगे की तफ्तीश को और आगे लेकर जाती। पुलिस उससे करीब कुछ फीट और आगे जाती, उधर छानबीन करती तो उसमें पुलिस को एक कुरियर का बैग मिलता है
जिसमें ब्लू डॉट कंपनी का, कुरियर कंपनी का एक बैग होता है जो कि एक फुटपाथ पे पड़ा होता है। पुलिस जब उस बैग के करीब जाती है तो पुलिस को उस बैग पे कुछ शक होता है। उसके चलते पुलिस उस बैग को अपने कब्जे में लेती और छानबीन करना शुरू कर देती। पुलिस को यहाँ तो बिजनौर के मामले में ये पता ही चल गया था कि ये लोग बिजनौर से आए हुए थे। पुलिस को वो टिकट मिल जाता है। पुलिस का एक ऑफिसर बस स्टैंड पर जाता है, वहाँ से ये डिटेल निकालने की कोशिश करता है और जिस तारीख का वो टिकट था यानी 23 जून का, उस तारीख के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देता है। इधर पुलिस को जब ये बैग मिलता है तो पुलिस को ये शक होता है कि ये बैग उस लाश से कुछ रिलेट करता है। इसी के साथ आसपास की जितनी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर ये टिकट मिले थे, उसी फैक्ट्री में पुलिस ये जांच करना शुरू कर देती है कि क्या अंदर कोई उन्हें सबूत मिल सकता है। जब इस दौरान पुलिस जांच कर रही थी तो पुलिस जहाँ से ये टिकट पाई थी उसी फैक्ट्री के अंदर एक और बैग उन्हें मिलता है, जो बैग भी ब्लू डॉट कुरियर कंपनी का ही होता है। पुलिस ये फ़ौरन समझ जाती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं कि एक साथ दो बैग हो और दोनों एक ही कंपनी के हो और एक फुटपाथ पर हो तो एक कंपनी में। पुलिस इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखने लगती है और ये फैसला करती है कि जो भी कातिल है, जो भी इस हत्या में शामिल है, उसका कोई ना कोई लेना देना इस कंपनी से ज़रूर है। कंपनी से बैग तो मिल गया था, लेकिन ये बैग असल में किसका था इसके बारे में पुलिस को ना तो कोई जानकारी थी, ना तो कंपनी के वर्कर्स को। पुलिस खुलकर लोगों से पूछताछ भी नहीं करती, क्योंकि अगर कोई कातिल उस कंपनी में मौजूद होगा तो वो यहाँ से फरार होने की कोशिश करेगा। इस वजह से पुलिस इसे गुप्त रखती है और साथ ही बस स्टैंड से जो भी जानकारी हो सकती थी सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए वो निकालने की कोशिश करती। पुलिस की टीम जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती तो उसमें एक रोडवेज बस से ये महिला और इसके साथ एक 15 साल की बच्ची और साथ ही एक 6 महीने की बच्ची जिसे वो अपने गोद में ली रहती वो दिखाई दे जाते हैं। जिसमें पुलिस जब उनका पीछा करती है कैमरे के ज़रिए तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो उन्हें अपनी बाइक पर लिफ्ट देता है और वो उनके साथ चला जाता है। पुलिस की टीम उस बाइक के नंबर और जो व्यक्ति उन्हें बस स्टैंड से लेवाने गया था उसकी पहचान करती। पहचान उनके पास होती है, लेकिन ये व्यक्ति था कहाँ इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन क्योंकि पुलिस को उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर शक था तो इसलिए पुलिस दोबारा से उस फैक्ट्री में जाती है और दोबारा से वहाँ पर जाँच करना शुरू कर देती है। जाँच के दौरान पुलिस को वो बाइक उसी फैक्ट्री में खड़ी हुई मिलती है, जिसके बाद पुलिस उस बाइक का पता लगाती कि आखिर ये बाइक किसकी है। तमाम वर्कर्स की परेड लगवाती है, लाइन लगवाती है, उनकी पहचान करती है। पहचान में पुलिस जब लोगों से पूछताछ करती है तो एक व्यक्ति सामने आता है जिसको पुलिस देखते ही ये उनको शक हो जाता है कि यही व्यक्ति है जो इस कत्ल में शामिल है। उसके पीछे का कारण ये था कि असल में ये बाइक अक्सर वही यूज़ किया करता था और साथ ही वो व्यक्ति बिजनौर का ही रहने वाला था। पुलिस को जैसे ही ये पता चलता है पुलिस उसे अरेस्ट करती है, थाने लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में जैसे आम मुजरिम, आम मुलजिम सारी बातों से इनकार करते, उसी तरीके से ये व्यक्ति भी कर रहा था। लेकिन पुलिस जब अपनी अंदाज में पूछताछ करती है तो ये तीनों कत्ल के मामले को कबूल कर लेता है और कत्ल के पीछे की सारी कहानी को भी ये पुलिस को बताता है। कहानी में आप सबसे पहले इनकी पहचान जान लीजिए। जिन तीनों लोगों का कत्ल हुआ उनकी क्या पहचान थी। इसमें जो महिला थी उस महिला का नाम रेशमा था। ये एक शादीशुदा महिला थी और साथ ही जो एक 15 साल की बच्ची थी इसका नाम आयत था और जो एक 6 महीने की बच्ची जो कि उस रेशमा की गोद में थी उसका नाम आयशा था। रेशमा शादीशुदा थी और जो ये मुजरिम था, ये मुलजिम था, इसका नाम हसीन था। ये हसीन एक तलाकशुदा व्यक्ति था और रेशमा एक शादीशुदा महिला थी। इन दोनों का अफेयर चल रहा था। रेशमा शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति से हटकर भी एक अफेयर में थी। जिसके साथ वो अफेयर में थी उसका नाम हसीन था। हसीन से वो अक्सर बातचीत किया करती थी। हसीन देहरादून में आकर नौकरी करता था और यहाँ से वो रेशमा से बातचीत किया करता था। काफ़ी वक्त तक जब इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो रेशमा हसीन से शादी करने के लिए कहती है और वो कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी उठा लो तो मैं अपने पति को छोड़ दूँगी। लेकिन हसीन इस बात से इनकार करता रहा, बचता रहा, वो इनको कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन रेशमा जब उसे ब्लैकमेल करती है, ये कहती है कि देखो अगर तुम नहीं करोगे तो मैं सारे राज को खोल दूँगी सबके सामने, इस तरीके की जब उसको धमकी देती है, ब्लैकमेल करती है, तो हसीन राज़ी हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम देहरादून अपनी फैमिली के साथ आ जाओ, बच्चों के साथ, हम लोग यहाँ पर एक किराए का मकान लेके वहाँ पर रहेंगे।
रेशमा अपनी बच्चियों के साथ देहरादून पहुंचती। देहरादून पहुंचने के बाद सबसे पहले उस रात वो अपने रूम में रखता है, हसीन उन तीनों को रूम में रखता है। तो जब ये लोग सो जाते हैं, रेशमा भी सो जाती है, तो सोते वक्त हसीन ने सबसे पहले रेशमा का गला घोटा, रेशमा की मौत हो जाती। जिसके बाद फिर वो 15 साल की बच्ची की हत्या करता है। उसके बाद फिर वो 6 महीने की बच्ची की हत्या करता है। अब जब तीनों की वो हत्या कर लेता है तो वो इन तीनों की लाश को एक कूड़े के ढेर में छिपा देता है, जो कि कंपनी का एक कूड़े का ढेर लगा हुआ होता है। वहाँ पर छिपाने के बाद एक एक कर ये इन तीनों लाशों को उस सूखे गंदे नाले में लेकर जाकर डंप करना शुरू कर देता है। पहली मरतबा जब इसने लाश को डंप किया 25 जून को, तो पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस पहले 2 लाश को एक्सेप्ट करती है, वहाँ से निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद दूसरे दिन दोबारा से हसीन 15 साल की बच्ची की लाश को लेकर जाकर उसी नाले में लेकर जाकर डंप कर देता है। जब पुलिस को दोबारा खबर मिलती है तो दोबारा फिर पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सारे लोगों की मौत का जो कारण था वो गला घोटने की वजह से था, और गला घोटने का जो कारण था वो एक ऐसा रिश्ता जो एक इंसान को धोखा देकर किया जा रहा था, साथ ही एक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ भागने के चक्कर में वो उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था और वो उसको लेकर कोई लॉयल्टी दिखाना नहीं चाहता था, जिसके कारण उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उन तीनों की हत्या करती, जिसके बाद पुलिस इसे अरेस्ट करती और अरेस्ट करने के बाद इसे जेल भेज देती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।